राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। हमारे साथ हैं आज मशहूर फोटोग्राफर रघु राय। मशहूर फोटोग्राफर रघु राय दुनिया भर में अपनी खींची तस्वीरों से बेहद खास मुकाम बना चुके रघु राय महज इत्तेफाक से इस पेशे में आए थे। उनकी खींची तस्वीरों में समकालीन भारत का बदलता चेहरा बखूबी कैद है। न्यूज फोटोग्राफी से लेकर कलात्मक फोटोकारी तक फैला रघु राय का काम फोटोग्राफी में दिलचस्पी रखने वालों का मार्गदर्शन करता है। रघु राय न सिर्फ कुशल फोटोग्राफर हैं, वो अपनी फोटोग्राफी के अनुभवों पर बड़ी बारीकी और गर्मजोशी से बातें भी करते हैं। स्वागत है रघु राय जी प्रोग्राम में। हमको बताइए कि जब आपने फोटोग्राफी शुरू की तो क्या माहौल था? क्या फोटोग्राफी की दुनिया में उतरना एक काफ़ी स्ट्रगल से भरा रहा? फोटोग्राफी का माहौल तब फोटोग्राफर्स कम होते थे जी। ये ब्रीड तब रेयर थी। तब जितने भी फोटोग्राफर रहे उनमें आप लैंड करें तो आपको अपनी पोजीशन बनाने के लिए कि आप किस सब्सटेंस के बने हैं, क्या वो बाकियों से अलग है कुछ, वो तो जाहिर है, वो तो हर प्रोफेशन में चाहिए। लेकिन जो बहुत मुश्किल बात उन दिनों थी वो ये थी कि कैमरा इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होते थे। एक लेंस भी लेना होता था तो हम बाहर से किसी दोस्त से मंगवाते थे या खुद जाते थे तो लेके आते थे, फिर उस पर कस्टम्स ड्यूटी होती थी। एक बात ज़रूर थी, तब वो ज़माना कीमती था। कीमती इस तरह से था कि कंटेंट्स और क्रिएटिविटी जो थी वो हमारा धर्म था और आज भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आजकल चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि सब डाइल्यूशन हो गया हर बात का। ये तो हुई आज की बात, लेकिन हम ज़रा पीछे ही रहते हैं थोड़ी देर के लिए। कौन सी जगह थी जहां आप फोटोग्राफी की दुनिया में कोशिश कर रहे थे और वहां से स्टार्ट नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा है कि मेरी पहली जॉब जो मैंने की थी वो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ की। ये तो ठीक है कि वो हिंदुस्तान टाइम्स था, लेकिन कहीं फोटोग्राफी के जो एस्पिरेशंस हैं वो कहीं बचपन में भी छुपे होते हैं? नहीं। अच्छा। मुझे अपने बारे में कोई ऐसी गलतफहमी नहीं थी जब मैं छोटा था कि मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई पॉल साहब हैं, उनके पास आके ठहरा तो वहाँ सारे फोटोग्राफर आते थे जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन उनके दोस्त के साथ मैं छुट्टी पे जा रहा था तो मैंने कहा मुझे भी एक कैमरा में फिल्म डाल दीजिए, मैं भी तस्वीरें खींचूंगा। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज एक्सीडेंट्स। आप रहने वाले कहाँ के? देखिए जी, वैसे तो हम पंजाबी हैं, लेकिन ये कि मेरा जन्म पाकिस्तान जंग में गयाना में हुआ था जी। कि मेरे ड्रीम्स जो थे वो यही था कि मैं चाहता था म्यूज़िशियन बनूं और कुछ नई चीज़ करूं, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे वो चाहते थे कि इंजीनियर बनो। तो इस तरह की सिचुएशंस थी। तो मैंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग में सरकार के साथ साल भर नौकरी भी की। लेकिन फिर मैं छोड़ के जब अपने बड़े भाई साहब के पास आके ठहरा तो यूं ही कैमरा उठा लिया। बड़े भाई के साथ ठहरे, वो क्या करते थे? वो फोटोग्राफर हैं। वो एस्टैब्लिश्ड फोटोग्राफर थे तब? जी थे और हैं। और आपने शुरू किया था एक तरह से। तो फिर आपने कौन सा पहला फोटो खींचा? मैंने जो उनके दोस्त के साथ मैं उनके गांव में गया तो मैं तो ऐसे ही कैमरा लटकाए हुए था और ना ही मेरी कोई जिम्मेवारी थी कि मुझे अच्छी तस्वीर खींचनी है।
तो वो बच्चों की तस्वीरें गांव में खींच रहे थे। तो शाम का टाइम था, मैंने देखा एक बेबी डोंकी खड़ा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है, फ़नी लग रहा है, तो मैंने भी एक खींच डाली। तो लेकिन जब हम वापस आए तो भाई साहब ने देखा कि यार ये तो बड़ी अच्छी तस्वीर है, तो वो द टाइम्स न्यूज़पेपर लंदन को भेजी गई। उन दिनों वो ह्यूमरस पिक्चर्स, फ़नी पिक्चर्स छापते थे ऑन वीकेंड्स, तो वो आधा पेज तस्वीर छप गई मेरा नाम के साथ। तो मैंने सोचा ये तो अच्छा चमत्कार है। तो ऐसे खेल खेल ये पहली फ़ोटो कोई थी जो इस तरह रिकॉग्नाइज की गई, और कौन सा साल रहा होगा? 1966 होगा, कुछ ऐसा था। और तब उसके बाद फिर आपने कहा कि ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे आप पेशा बना सकते हैं। नहीं, ये कि इंटरेस्टिंग बात ये थी कि देखिए कि फैसिनेटिंग बात थी कि आप कैमरा के थ्रू देखने लगते हैं तो आपका फोकस जो है दुनिया पे, ज़िंदगी पे, वो स्ट्रांग होने लगता है। आप उसको इंटेंसिटी से समझने और देखने लगते हैं। तो कैमरा ने मुझे ये एबिलिटी दी कि मैं उसको देखूं, दर्शन भी करूं और प्रिजर्व भी कर लूं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात उठती है, आपने कहा कि कैमरा के थ्रू देखूं। खुद बाद के बरसों में हेनरी कार्टियर-ब्रेसॉन के साथ जब आपने मैग्नम फोटोज़ में एक शुरुआत की जी, खुद कार्टियर का कहना था कि देखना आप किसी को सिखा नहीं सकते, यानी आपके अंदर वो देखने की एबिलिटी कहीं इननेट थी? नहीं, मैं थोड़ा सा अलग तरह से सोचूंगा। देखिए, देखने की, फील करने की, जीने की चाह हर एक में होती है। तो देखिए, मेरी बात सुनिए कि मैं ये भी मानता हूँ कि लोग कहते हैं ना जीनियसेस आर बॉर्न, गलत बात। जीनियसेस आर बॉर्न आउट ऑफ देयर ओन गट्स एंड कमिटमेंट टू व्हाट दे आर डूइंग। तो देखिए कि भगवान बड़े ही मेहरबान हैं, उसने सबके अंदर कुछ ना कुछ जादू डाला है। सिर्फ फ़र्क ये रह जाता है कि हम एक तो खुद को पूरी तरह समझ नहीं पाते, और अगर हम समझ पाएँ तो हम अगर उस दुनिया को एक्सप्लोर करें जो हमारे अंदर बहुत मतलब हमारे करीब की फीलिंग से जुड़ी हुई है। लेकिन फिर वापस उसी सवाल पर आते हैं कि जब आपने कनेक्ट किया इंडियन सोसाइटी के साथ, और किया नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ, कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। जी नहीं, इस सारे हम्बल सबमिशन के बावजूद आप भी आज जानते हैं कि आप और आपने हमारे समय और समाज के दस्तावेज़ रचे हैं, और ये यूं ही नहीं हुआ है, ये आपके डेलिब्रेट एफर्ट से हुआ है। एक डेलिब्रेट एफर्ट का मतलब कि किसी मोमेंट को डायरेक्टेड, किसी मोमेंट को उसकी कंटिन्यूम से काट कर आइसोलेट करना, वो डिसीजन आपका है। जी। तो वो डिसीजन कहाँ से आता है कि आप जब खड़े हैं तो किधर खड़े हैं? आप सिंपैथेटिक हैं, एम्पैथेटिक हैं, या आप एक जर्नलिस्टिक अनबायस्ड एक स्टैंड पर मैं सब कुछ हूँ। ये कलाकार की जिम्मेवारी है कि उसको सब कुछ होना पड़ता है, और दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार भी नहीं हूँ, ये सब कुछ होना पड़ता है। क्योंकि उसको ग्रहण करना, उसको पूरी तरह से समझ के, रिसीव करके, इंस्टिंक्टिवली रिस्पॉन्ड करना, इतना सा सिंपल सा खेल है कि जब ऐसे इंस्टिंक्टिव मोमेंट्स आपको छूते हैं, आप उनको रिसीव करके उनका जवाब दें, बस इतना सा खेल है। जैसे मैं कह रहा हूं कि उससे कनेक्ट करें या इससे कनेक्ट करें, बात एक ही है। आप मामले को कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल बना रहे हैं रघुराय जी, मुझे लगता है कि आउट ऑफ द प्रोपोर्शन बातचीत जारी है। नहीं, आपके लिए जारी होगी। नहीं, नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए कि मैंने जर्नलिज्म किया, मैं
स्टेट्समैन न्यूज़पेपर में था 10 साल, फिर मैं संडे मैगज़ीन में था 2-3 साल, फिर मैं इंडिया टुडे का पिक्चर एडिटर 10 साल, और काफ़ी मेहनत से मैंने काम किया। और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल भी किया, अपनी इंटेलेक्ट का इस्तेमाल किया। तो करते कराते मुझे ये समझ में आया कि बच्चे, ये दिमाग, ये इंटेलेक्ट, ये नॉलेज तो दुनियावी खेल है। लेकिन मैंने इसमें टोका इसलिए था रघुराय जी, क्योंकि आप ही का काम सबसे ज़्यादा कॉन्क्रीट, वो उसमें एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट लगभग नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन लगभग नहीं है। आप लगातार सोशल क्वेश्चन से, सोशल चेंजेस से आप कन्फ्रंट करते हैं, उन चेहरों को, उन मोमेंट्स को। आप अपनी पूरी इंडियन सोसाइटी के रियलिटी को हमेशा कन्फ्रंट करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जब मैं कहता हूँ कनेक्टिविटी, और मेरी कनेक्टिविटी जब मेरी एनवायरनमेंट्स, मेरे देश के लोगों से जुड़ी हुई है, कनेक्टिविटी इज़ द मेन थिंग। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर फोटोग्राफर रघुराय के साथ। अनसीन, अननोन एलिमेंट्स और एक्सप्रेशंस जब तुम्हारी स्पेस में आते हैं, उनको पकड़ना, उस वक्त पकड़ना, राइट स्पेस में पकड़ना इज़ गॉड सेंट गिफ्ट। आपने बहुत सा ऐसे सवाल कर रहे हैं जो कमाल की बात यह है कि बिल्कुल हूबहू वहाँ उनको ट्यून अप कर दिया जाए। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं मशहूर फोटोग्राफर रघुराय। रघुराय जी, बताइए कि आपके फोटोग्राफ्स वेल कंपोज्ड बताए जाते हैं, कि कंपोजिशन का उसमें कोई जवाब नहीं है। आपने बातचीत के शुरू में भी कहा था कि जब आपने कहा कि मेरे भी कैमरे में एक रील डाल दो, और मैंने कोशिश की, वो कंपोजिशन का सेंस कहाँ से आता है, और वो क्या चीज़ है जो एक फ़ोटोग्राफ को आपके लिए कहती है? क्योंकि आप खुद करीब 10 साल एक महत्वपूर्ण मैगज़ीन के फ़ोटो एडिटर भी रहे, और फोटोग्राफरों को ये शिकायत होती है कि वो बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो खींच के लाते हैं, लेकिन फ़ोटो एडिटर उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। कोई यार्डस्टिक तो होती होगी जिसमें आप कहें कि ये फ़ोटो अच्छा नहीं है या ये अच्छा है। इन क्रिएटिविटी 2 + 2 - 1 3 नहीं होता। अभी जो आपने कहा कि आपकी तस्वीरें इतनी अपने आप में वेल कंपोज या पूर्ण लगती हैं, वो एक अलग स्टेप ये है कि ज़िंदगी के जो अलग अलग एलिमेंट्स और इमोशंस हैं, जब आप फोटोग्राफ कर रहे हैं तो आप उन एलिमेंट्स से आपका फ्रेम घड़ा जाता है। तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और अपनी बात कहते हैं। बात कहने में स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। नेचर का अपना प्ले है, ज़िंदगी का अपना प्ले है जो आता और जाता है, और वो उस वक्त आप के डिसिप्लिन और कनेक्टिविटी में से वो एक फ्रेम चुन लिया जाता है। ये तो एक बात है, लेकिन ना ये देखिए ना कि जब आप कंपोज कर रहे होते हैं तो उस में आप डिलीशन और इंक्लूजन करते रहते हैं। तो है। वो आपका चॉइस होता है, वो आपका कॉल होता है कि किस मोमेंट पर आप शटर दबाएं, और वहीं एक स्टेटमेंट उससे डिसाइफर किया जा सकता है। Right. कई फोटोज हैं आपके जिससे स्टेटमेंट बहुत एपरेंटली डिसाइफर किया जा सकता है, यानी कि वो बात उसी तरह कही गई थी जिस तरह कन्वे हुई। तो मैं क्रिएटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ उसमें से ही, कि देखिए कि अली अकबर खान साहब वो बजाएंगे, मान लीजिए दरबारी के अपने स्वर हैं, दरबारी का अपना स्ट्रक्चर है, उसके अपने पैरामीटर्स हैं, उसमें तो आपको रहना है। और वो कॉन्शियस माइंड से आप शुरू करते हैं सब कुछ। आपने फैसला किया कि आप ये करेंगे, ये बजाएंगे, उसकी अपने पैरामीटर्स हैं। तो जब आप कंसंट्रेशन, जब आप ढूंढने लगते हैं तस्वीरों को,
चले तो आपने कैमरा उठाया, आपने उसका एक्सपोजर जाना, उसकी लाइटिंग देखी, हिसाब किताब सारा उस नाप तोल के आपने रख लिया है डिसिप्लिन से, और कॉन्शियस माइंड से चले हैं। तो कॉन्शियस माइंड से आपने राग के कुछ सुर लगाए, कुछ क्लिक किए, करते करते कंसंट्रेशन बढ़ी, जब कनेक्टिविटी बढ़ी तब मोमेंट आया। फ़र्क एक है, आप संगीत को फोटोग्राफी से उस तरह कंपेयर शायद नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक मशीन इन्वॉल्व है। ह्यूमन ऑप्टिक्स का ऑप्टिकल रेफरेंस, ह्यूमन ऑप्टिक्स का एक रेंज है, मशीन का एक दूसरा रेंज है। आपने फ्रेम में जो कुछ कंपोज किया, एक मिनट, ये आपने अच्छा पॉइंट कहा कि ह्यूमन ऑप्टिक्स की अपनी रेंज है और मशीन की अपनी। मैं प्रिसाइसली, बहुत बढ़िया सवाल, मैं प्रिसाइसली जो ह्यूमन आई की रेंज है, मैं अपने देखने को, लेंसेज के इस्तेमाल को, टेक्निकल एस्पेक्ट को उसके करीब ला के जीता हूँ कि वो मेरी देखने की, जो हम कहते हैं वी कैप्चर द ट्रूथ अराउंड अस। ट्रूथ इज़ दैट you know, when you take a picture with wide angle, you'll create distortion. You take a picture with the telephoto, उसमें distortion, out of focus चला जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। कुछ चीज़ें लेकिन इसमें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जिस वक्त आपने शटर दबाया, इत्तेफाकन उस वक्त फ्रेम से एक चिड़िया उड़ती हुई चली गई जो आपके बस में नहीं थी, लेकिन उसमें उसने एक डायमेंशन ऐड कर दिया। तब क्या कहते हैं आपके, क्या फिर वो आपका चोजन मोमेंट रह गया? वो नहीं, देखिए आप, अब मैं इसको उल्टा करता हूँ और एक तस्वीर भी है ऐसी जिसमें मैं गंगा के किनारे वाराणसी में खड़ा था। एक ओल्ड लेडी जो थी वो अपनी नहाने के बाद एक ऐसा सा ऊंचा सा प्लेटफॉर्म सा कार्व सा बना हुआ था गंगा के किनारे, खड़ी अपनी साड़ी बदल के और अपने आप को एडजस्ट कर रही थी, और पीछे स्काई था। तो मैं कैमरा लेके खड़ा दूर कि यार अच्छा तो है कि ये स्ट्रक्चर, उसमें जो स्टेप्स जा रहे हैं और लाइनें हैं और उस पे जो कार्विंग्स हैं और उस पे वो लेडी खड़ी है, मतलब बड़ा बढ़िया स्कल्पचरस फील है। तो अच्छा तो है लेकिन काफ़ी नहीं है। इतने में एक पीछे से पिजन उड़ता हुआ आया, उसके सिर के ऊपर से यूं गया। यूं ही मैंने उसको आते देखा, मैंने वेट किया और मैंने ठड़ क्लिक दिया। उसने तो मुझे एनर्जाइज किया, उसने तो मेरे फ्रेम को लिबरेट किया स्टैटिक होने से। ये अनसीन, अननोन एलिमेंट्स और एक्सप्रेशंस जब तुम्हारी स्पेस में आते हैं, उनको पकड़ना, उस वक्त पकड़ना, राइट स्पेस में पकड़ना इज गॉड सेंट गिफ्ट। आपने बहुत सा ऐसे सवाल कर रहे हैं जो कमाल की बात यह है कि बिल्कुल हूबहू वहाँ उनको ट्यून अप कर दिया जाए। एक चीज़ और कही जाती है कि जब आप मोमेंट को फ्रीज करते हैं, वो एक कॉन्टिन्यूटी का पार्ट होता है। एक रेस में जीत गए घोड़े को क्लिक करना एक पूरी रेस की मेमोरी को रिलीव करना जैसा है। ये बात मैं फिर वापस आता हूँ कि जब आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया और हम भोपाल सीरीज़ को भी याद करने की कोशिश करते हैं, जब आप मोमेंट क्लिक करते हैं तो एक पार्टिजानशिप दिखाई देता है। आप इनकार कर रहे हैं, वो हम समझते हैं वो एक हम्बल सबमिशन है आपका, लेकिन एक अच्छे फोटोग्राफ की स्ट्रेंथ ये है कि आप सताए जाने वाले की तरफ खड़े हैं या सताने वाले की तरफ खड़े हैं। पक्ष जो है वो आपके धर्म की बात होनी चाहिए। मेरा प्रोफेशन मेरे लिए मेरा धर्म है। मैं पक्ष दिमाग से लूं तो बायस हो सकता है, क्योंकि उसने सोचना है, हिसाब करना है। पर अगर मैं फीलिंग से रिस्पॉन्ड करूं और जो भी उसमें पक्ष निकले या जो भी उसमें विपक्ष हो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। बात वहीं पे आ जाती है फिर से कि मुझे कि ज्यों की त्यों धर दीनी चुनरिया,
आपने हूबहू जो सच था उसको पूर्ण रूप से सामने ला के रख दिया। वो सच आपके खिलाफ जाता हो, आप उनके फेवर में जाता हो, इट्स नॉट माई कंसर्न। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे रघु राय के साथ। आपके फ़ोन में भी 6 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल के कैमरे लग गए हैं, तो आप ऐसे ही चलते चलते कुछ अच्छा देखते हैं, तस्वीर खींचते हैं, कहते हैं अरे ये तो बड़ी अच्छी पकड़ ली हमने। फोटोग्राफी जहाँ इतनी आसान हो गई है वहाँ पे उतनी ही कमज़ोर भी हो गई है। ऐसे मोमेंट पे पहुँच गए हैं जहाँ पे यार नहीं, समझ में नहीं आता। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। हमें आज मशहूर फोटोग्राफर पद्मश्री रघु राय के साथ। रघु राय जी, आपको मालूम है आप देश के बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं। कैसा लगता है, मतलब ये बताइए। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जीने में दिलो जान लगानी पड़ती है। और ये भी आपके साथ एक कॉम्प्लीमेंट जुड़ा हुआ है कि मैग्नम फोटोज़, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर्स का मंच है, उसमें अकेले हिंदुस्तानी आप हैं। और करीब करीब अब 30-35 साल होने को आए। 30-35 वर्षों में कोई दूसरा फोटोग्राफर मैग्नम फ़ोटोज़ में शामिल नहीं हो पाया। क्या इसकी वजह आप क्या सोचते होंगे कि? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। देखिए, मैग्नम फोटोज़ photographers cooperative started by people like Henry Cartier-Bresson, Marc Ribot and कर्नल कापा, जो आज दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने एक वैल्यू सिस्टम पे क्रिएटिव लेवल ऑफ क्रिएटिविटी क्या है उसके बेसिस पे ये बनाया था। और रिपोर्टाज, फोटो जर्नलिज्म ही बेसिस थे उसके, लेकिन उसमें भी उस लेवल के इंस्टिंक्टिव इमेजेस हों जो आज भी जीवित हैं। इसीलिए आज भी मैग्नम जीवित है। तो यही जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए आज डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सब इतना आसान कर दिया है। क्या हो रहा है कि देखिए आपके कैमरा में भी, आपके फ़ोन में भी 6 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल के कैमरे लग गए हैं, तो आप ऐसे ही चलते चलते कुछ अच्छा देखते हैं, तस्वीर खींचते हैं, कहते हैं अरे ये तो बड़ी अच्छी पकड़ ली हमने। तो दूसरे दिन आप एक कैमरा ख़रीद लाते हैं और उससे आप तस्वीरें खींचने लगते हैं। फोटोग्राफी जहाँ इतनी आसान हो गई है वहाँ पे उतनी ही कमज़ोर भी हो गई है। देखिए, ऑल दैट इज़ प्रिटी एंड प्रिडिक्टेबल इज़ एंटी क्रिएटिविटी, बिकॉज इट डजंट टेक यू डीपर। तो आम जो ट्रेंड चल गया है वो हल्का फुल्का, रंग बिरंगा, मीठा मीठा है। तो इसलिए वो लेवल्स नहीं उठते हैं कि इतने बड़े देश में अगर आपके एक बंदे ने गोल्ड मेडल जीत लिया और हम उसको खुदा बना लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर एक हमारा गोल्ड मेडलिस्ट निकला तो क्या निकला। तो इसी तरह फोटोग्राफी भी जो है देखने करने में बड़ी आसान हो गई और मीठी हो गई, पर गहराइयाँ खो गई। ये तो सवाल फिर भी वही बना हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि रघु राय के बाद सेकंड रैंक मैग्नम मेंबर कौन होगा? नहीं, मैग्नम को छोड़ दीजिए, मैग्नम को छोड़िए। अपने आप में देखिए, इतने कम फोटोग्राफर्स हैं इंडिया में जो सचमुच में अपनी जर्नी, अपनी एक्सप्लोरेशन पे हैं। बहुत कम लोग हैं। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि एक ही चीज़ उसमें होती है। देखिए, जो आप कह रहे थे मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, नहीं, आप करिए, कि वो दिलो जान जो है, कि वो हमारे चाचा जो थे वो कहते थे ना, गालिब, कि जो आँख ही से न टपका वो फिर लहू क्या है। तो इतनी इंटेंसिटी जीने वाले कहाँ मिलते हैं? लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि आप कुछ ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं? क्योंकि आप भी अपने पास्ट को न भूलिए कि जब आपने कहा कि कैमरे में रील डाल दो और मैं निकलता हूँ, अगर इतने एप्रीहेंसिव हो रहे होते बड़े भाई भी और दूसरे लोग भी, तो आपके लिए भी शायद ये मुश्किल होता। नहीं, लेकिन मैं ऐसा थोड़ी करता हूँ। मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं
मैं उनको पूरी तरह से सहयोग देता हूँ और उनको चाहता हूँ कि वो जाएं और लुट जाएं, जाएं और लुट जाएं। मुझे अच्छे अच्छे सीधे सीधे लोग नहीं पसंद हैं कि आए गए, खींच आए, ले आए, दे आए, दिलो जान दे दें, क्योंकि तभी आंख से टपकेगा। और जब आंख से टपकेगा तो कुछ तो निकलेगा। इसका मतलब ये जो एक मांग उठती देखिए मेरी बात सुनिए, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम बड़े लिहाज वाले भले चंगे लोग बन जाते हैं डीलिंग में। मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं रघु राय को उल्टा लटकाता हूँ जब मैं उसके काम को व्यू करने लगता हूँ। ईच टाइम आई शूट मैं उसको उल्टा लटका के देखता हूँ कि कहाँ जा रहा है, तू समझता क्या है। और तब आपको लगता है कि जो नए फोटोग्राफर्स हैं वो इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करते? नहीं, उसमें जो मैंने पहले कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना आसान कर दिया है कि रंग बिरंगी अच्छी तस्वीरें बनने लगती हैं, तो आदमी वहीं पे रुक जाता है। वो तलाश जो है ना, वो एक्सप्लोरेशन जो है वो कम हो गई है। एक सवाल और है कि आप जो फोटोग्राफी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जूरी वगैरह में भी अक्सर रहते हैं। अक्सर नहीं, कभी कभी, क्योंकि मैं थक गया हूँ। वैसी एक जैसी तस्वीरें बार बार देख देख के मैं बीमार हो जाता हूँ। लेकिन इसमें एक जिज्ञासा थी कि आमतौर पर ये माना जाता है कि चूँकि अभी फोटोग्राफी डिजिटल है और इजीली एक्सेसिबल है, और साथ में फ़ोटोशॉप एक उसके एनहांसमेंट और इम्प्रूवमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर है। कहा जाता है कि भाई आप ओरिजिनल नेगेटिव सबमिट कीजिए, उसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन मत कीजिए। आप ज़ाती तौर पर क्या मानते हैं कि फ़ोटोशॉप का फ़ोटोग्राफी में इंटरवेंशन ठीक है या गलत? क्योंकि लेबॉर्ट्री में भी तो आप मैनिपुलेशन ही कर रहे होते हैं, इवन नेगेटिव को क्रॉप कर रहे होते हैं। आप उसमें एक स्टॉप ज़्यादा एक स्टॉप कम आप डेवलप कर रहे होते हैं, या प्रिंटिंग वो के मैनिपुलेशन में नहीं आता। हम इसको फोटोशॉप को हम डिजिटल डार्क रूम क्यों ना कहें? नहीं, डिजिटल डार्क रूम भी है और मैनिपुलेशन का बहुत इजी वो भी है, प्रोसेस भी है। देखिए, अगर आप कैप्चरिंग द ट्रूथ की बात कर रहे हैं तो फिर आपका टेक्निकल जो ऊंचा नीचा करना है इज़ नॉट अ मैनिपुलेशन। व्हाट इज़ मैनिपुलेशन इन डॉक्यूमेंट्री और फोटो जर्नलिज्म? जब एक सिचुएशन में कोई बंदा नहीं था और आप काट के उसको ले आए हैं, या एक बंदा था आपने काट के उसको निकाल दिया है, वो तो है कि वो है मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन नहीं, ये हमारा हक है। अच्छा, ये जो स्टीरियोटाइप्स चलते हैं फोटोग्राफी प्रिंसिपल्स में कि रूल ऑफ थर्ड वगैरह, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया कि इन क्रिएटिविटी नो रूल्स कैन अप्लाई। क्रिएटिविटी का बेसिक लॉ ये है, इट हैज़ टू हैव इट्स ओन फ्रेशनेस ऑफ सीइंग, ऑफ अप्रोच, एंड द काइंड ऑफ मोमेंट एंड इमोशंस दैट यू कैप्चर्ड which you've not seen before. ये थे रघु राय, जो कि हमसे बातें कर रहे थे अपने फोटोग्राफी के जीवन की यात्रा के बारे में। प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।